हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय क्लास। आई एम तुमसे त्यागी और बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक प्लस। सो कैसे हो आप लोग। यस, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। आफ्टरनून तो हो गया, क्लास लेते लेते हमको ही नहीं पता चलता कब से आफ्टरनून से इवनिंग हो जाता है। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स आज। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी। व्हाट वी विल बी स्टडिंग टुडे। देखो, आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विल बी टॉकिंग अबाउट डीएनए कंप्लीट। आज हम डीएनए के बारे में स्टडी करेंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए, और उसमें डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग होती है। सो डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे एंड उसकी पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की क्लास को। बट बिफोर दैट आपको मैं थोड़ा सा, लास्ट क्लास का हम लोग का एक टॉपिक बच गया था ना, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रह गया था। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, आपको नहीं याद तो मैं याद दिला देती हूँ। तो वही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एक बार हम फटाफट से कवर कर लेते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं बच्चे। इसमें सबसे पहला आ गया हम लोगों का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ऐसे डिसऑर्डर्स जहां पे आपके नेक्स्ट जनरेशन, यानी जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर योर मियोसिस, तो उस मियोसिस के दौरान देयर इज सम कुछ गड़बड़ी हो जाती है इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट हैव बीन पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका ये सेल है, इट्स अ डिप्लॉयड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मान लो कितने हैं आपके यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जब मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ से 2 सेल आएंगे, ठीक है, आफ्टर द सेल डिवीजन, एंड फाइनली दे विल बी हैविंग दी हाफ क्रोमोसोम्स। तो होने तो हाफ चाहिए, पर कभी कभार क्या हो जाता है ना, देयर इज क्रोमोसोम यहाँ पे ढंग से सेपरेट नहीं होते, सेपरेशन में ही इशू आ जाता है, ठीक है। सेपरेशन इनका इक्वल नहीं होता, इसकी वजह से या तो n+1 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम 3 चले गए इसमें, ठीक है, ये हो गया n+1, और यहाँ पे क्या हो गया n-1 हो गया। तो इट कुड बी n+1, ये आपका एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एक क्रोमोसोम कम भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कंसिडर्ड एज एन्यूप्लॉइडी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। और अगर बात करते हैं एक दूसरे टाइप का यहाँ पे कंडीशन, दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, उसमें ना पूरा का पूरा सेट, एज इन आपका जो पूरा का पूरा सेट होता है क्रोमोसोम का, वो या तो कम या ज्यादा चला जाएगा। मतलब आगे के सेल के पास में आपके पास कंप्लीट सेट एज इट इज चला गया, ठीक है, कंप्लीट सेट एज इट इज चला जाता है, या फिर कंप्लीट सेट ही एब्सेंट हो जाता है, नो क्रोमोसोम हियर। तो जहां पे कंप्लीट सेट में इशू आ जाता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है,
उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब या तो ये देखो 2n की जगह 3n भी हो सकता है, खाली n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड है ना, पॉलीप्लॉइड कंडीशन, इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है जहाँ पे आपके पूरे के पूरे क्रोमोसोम के सेट्स के मल्टीपल फॉर्म्स एक ही सेल के अंदर चले जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पॉलीप्लॉइडी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ज़्यादातर हमको प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है, समझ गए, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम लोग। बेटा जी सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी हमारा बताता है दैट इज योर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है इस डाउन सिंड्रोम के अंदर, बेटा जी डाउन सिंड्रोम में ना आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ह्यूमंस है बेसिकली, ह्यूमंस के सेल्स के अंदर आपका जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, तो ह्यूमंस में हम लोग जानते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उसमें से हमारे पास में पेयर बोले तो कितने हैं, वी हैव 23 पेयर्स, है ना, जिसमें से मैंने आपको ये कैरियोटाइप पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यस, गुड इवनिंग बच्चे। तो ये कैरियोटाइप मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हमारे पास यहाँ 44 ऑटोजोम्स होते हैं और साथ में हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव दी सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो हमारे एक्स भी हो सकते हैं, XY भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो फीमेल है या मेल है, राइट। अब बेटा जो ये, यस गुड इवनिंग नवजोत, ये बेटा जी आपके जो 44 ऑटोजोम्स यहाँ पे हैं, इनके अंदर देयर इज सम काइंड ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है एट 21st क्रोमोसोम। देखो ये कैसे दिखते हैं आपके 44 ऑटोजोम्स, मान लो ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, इसी का एक और पेयर यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट जीन्स कैरी करते हुए एक और क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास क्रोमोसोम 2 होता है, उसका भी एक पेयर हमको मिलेगा, देन वी हैव 3 एंड ऐसे करते करते हमारे पास में टोटल कितने बेटा, इस तरह से हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स होने वाले हैं, है ना, इस तरह से हमारे पास में 22 क्रोमोसोम्स होने वाले हैं बच्चे। और ये क्या बना देंगे, ये हमारे पास जो 22 पेयर्स आए हैं, यानी जो 44 क्रोमोसोम्स यहाँ फॉर्म हुए हैं, ये स्टूडेंट्स, ये 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, दीज आर ऑल दी ऑटोजोम्स। और इसमें जो इंडिविजुअल एक एक पेयर होता है ना बेटा, इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको हम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये टर्म बाद में भी काम आएंगी, इसलिए याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखो इसी तरह यहाँ आपका 21st क्रोमोसोम भी होगा, तो होना तो एक ही पेयर चाहिए ना, हमारे पास 21st क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में डाउन्स में ये हमारे पास 3 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 21st वाले 3 क्रोमोसोम होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइजोमी, यानी हमको यहाँ पे 3 21st क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है। 21st क्रोमोसोम कितने दिखते हैं, 3। दिस टाइप ऑफ ट्राइजोमी इज सीन इन योर डाउन सिंड्रोम। आया सबको समझ, क्लियर हुआ, यस और नो, क्लियर हो गई चीजें। चलिए बच्चे अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि इस तरह के इंडिविजुअल्स के किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बेटा डाउन सिंड्रोम एक आपका कैसा सिंड्रोम है, ऑटोजोम पे ये कैरी होता है ना, ऑटोजोम की ट्राइजोमी है यहाँ पे। एंड सच इंडिविजुअल्स हैव
इनके कैसे फेस होते हैं सिम्टम्स देख लो। ऐसे लोगों के राउंड फेस होते हैं, ठीक है, वेब्ड नेक होती है, पाम पे बहुत ज्यादा क्रीज होती है, क्रीज्ड पाम। वेब्ड नेक मतलब नेक पे बहुत सारी आपकी वेबिंग जैसी नसें बहुत सारी शो होंगी। क्रीज्ड पाम मतलब बहुत सारी लकीरें हाथों पे दिखाई देंगी। टंग इनकी फरोड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी आगे की तरफ, तो दे हैव फरोड टंग। क्या होती है इनकी? फरोड टंग होती है, ठीक है। और क्या होता है बच्चे? फरोड टंग के साथ साथ में दे हैव शॉर्ट स्टेचर। इनका स्टेचर मतलब हाइट छोटी होती है, शॉर्ट स्टेचर। आईज इनकी कैसी होती है? आमंड शेप आईज, आमंड शेप्ड आईज होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको थोड़ी थोड़ी मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है। क्या दिखती है? मेंटल रिटार्डेशन। और स्टंटेड ग्रोथ भी होती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ। शॉर्ट हाइट के होंगे ऐसे लोग, शॉर्ट स्टेचर होगा, शॉर्ट हाइट होगी, ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह के फीचर्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? इस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं इन दी डाउन्स सिंड्रोम। तो यहाँ से सवाल बस यही आता है कि भाई जहाँ पे 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है या ऑटोसोमल ट्राइजोमी का कोई भी एग्जाम्पल, दैट इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरह हमारे सेक्स क्रोमोसोम की भी ट्राइजोमी देखने को मिलती है हमको। कहाँ पे दिखती है? दैट इज इन योर क्लाइनफेल्टर्स, क्लाइनफेल्टर्स डिसऑर्डर। क्लाइनफेल्टर्स डिसऑर्डर में क्या होता है बच्चे? इसके अंदर you have an extra X क्रोमोसोम in males। इन मेल्स हमको ये दिखता है ह्यूमन मेल्स के अंदर। और नॉर्मल कैरियोटाइप क्या होता है ह्यूमन मेल का? दैट इज 44 ऑटोसोम प्लस XY, यही नॉर्मल होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा। पर क्लाइनफेल्टर्स के केस में क्या हो जाता है? क्लाइनफेल्टर्स के केस में हमारे पास में 44 ऑटोसोम्स होंगे और साथ में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, यानी ट्राइजोमी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमको कहाँ पे मिलती है? अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी। तो दिस अकर्स इन योर क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम और डिसऑर्डर। तो बेटा ये इस तरह के जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं हमको यहाँ पे कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सिम्टम्स बेसिकली हमको दिखते हैं क्या? पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर हमको देखने को मिलती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। क्या दिखती है? ब्रेस्ट की डेवलपमेंट दिखती है, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमास्टिया, ठीक है, गायनेकोमास्टिया, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन योर मेल्स। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या मिलेगा? इसके साथ साथ और क्या फीचर होता है? ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे शो फेमिनाइन कैरेक्टर्स। इनके अंदर हमको फेमिनाइन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। देन सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, यानी दे आर नॉट केपेबल ऑफ फर्टिलिटी, है ना, ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, स्टेराइल इंडिविजुअल्स होते हैं। एंड इनकी जो टेस्टीज होती है वो भी रूडिमेंट्री होती है, ठीक है, रूडिमेंट्री। तो such features or symptoms are seen in the case of your Klinefelter's disorder, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है?
ट्राइजोमी ऑफ एक्स, यानी एक एक्स मेल के पास एक्स्ट्रा आ जाता है. नॉर्मली इट शुड बी सिंपली जस्ट एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाता है. क्लियर हो गई यहाँ पे भी बात. चलिए नेक्स्ट लास्टली हमारा यहाँ आता है टर्नर सिंड्रोम. तीसरा बेटा क्या आ गया, टर्नर सिंड्रोम. तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, इन द केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये आपकी फीमेल्स हैं. जैसे क्लाइनफेल्टर्स हमें मेल्स में देखने को मिलता है, यहाँ पे टर्नर्स हमें फीमेल्स में दिखता है. तो फीमेल्स में एक नॉर्मल कैरियोटाइप क्या होता है, व्हाट इज द कैरियोटाइप इन फीमेल्स, that is 44 ऑटोजोम्स प्लस XX. ये क्या होता है, एक नॉर्मल कैरियोटाइप, एक नॉर्मल फीमेल इंडिविजुअल का क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे होते हैं. इन द केस ऑफ टर्नर्स में क्या हो जाता है, 44 ऑटोजोम्स एंड एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम. क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है. एक X क्रोमोसोम यहाँ क्या हो जाता है, एब्सेंट. एक X क्रोमोसोम यहाँ क्या हो जाता है, एब्सेंट. और ये क्या है, दिस इज योर टर्नर्स अफेक्टेड इंडिविजुअल. ये कैसा इंडिविजुअल है, विच इज अफेक्टेड विद टर्नर्स, है ना. ये टर्नर्स है यानी अफेक्टेड इंडिविजुअल है. अब बात करें बेटा यहाँ पे अगर हम सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स कैसे होते हैं भाई, सिम्टम्स कैसे होते हैं. सबसे पहला तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होने वाले हैं टर्नर्स के अंदर, इनका भी सेम ही सीन होगा. इनके अंदर ऐसी फीमेल्स हैं जहाँ पे एंड्रोजेंस यानी मेल हॉर्मोन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, और इनके अंदर हमको मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट ज़्यादा दिखती है. ठीक है, मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पे. शॉर्ट स्टेचर्ड होती हैं ये भी, और इनके अंदर जो ओवरी होती है दैट इज रूडिमेंट्री. यहाँ पे ओवरी फंक्शनल नहीं होती है, यानी ओवरी कांट प्रोड्यूस ओवा एंड हेंस दे आर ऑल्सो इनफर्टाइल और वी कैन से स्टेराइल. ठीक है, डन. समझ गए बेटा. यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये 3 सिंड्रोम से, ये 3 डिसऑर्डर से बड़े सारे सवाल आपके बनते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्लियर, आर वी डन नाउ. अब तो कोई आपका बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर, आपका कोई भी यहाँ पे डाउट तो नहीं बचा, प्लीज लेट मी नो. कोई ऐसा डाउट बच गया हो आप बच्चों का यहाँ पे, एनी डाउट लेफ्ट विद यू गाइज. हाँ, कोई डाउट बचा है किसी भी बच्चे का, बोलिए बोलिए बोलिए, यस और नो. चलिए, so that means can we start with the next lecture, next topic. All right, I'm just starting. Give me 1 second. Let me have some water. मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ. I'm not feeling very well today. तो meanwhile you guys can also have a look on the. ठीक है? Just give me 2 minutes.
ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। So we are starting with the next lecture, that is molecular basis of inheritance. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने basis of inheritance पढ़ा था in terms of your genetic materials. अब हम उन्हीं जेनेटिक मटेरियल्स, हमने क्या पढ़ा था, बेसिस क्या होता है, मतलब इनहेरिटेंस किसकी वजह से हो रहा है, हमने यही पढ़ा था, जीन्स और क्रोमोसोम्स इन्हीं की वजह से होता है। और बेटा ये जीन्स मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, है ना। तो ये जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, अब इन सभी के हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखेंगे कैसे होते हैं, और फिर हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इनहेरिटेंस समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, समझिए आप लोग। साहिबा इज हैविंग फर्स्ट डे टुडे, ओके दैट्स अमेजिंग। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बता दिया करो, अदरवाइज मुझे कभी नहीं समझ में आएगा कि आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए डन बच्चे। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। स्टूडेंट्स जब भी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस की, तो वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इनहेरिटेंस। तो हमारा यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज व्हाट, दैट इज डीएनए। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है हमारा जो यहाँ इन्वॉल्व होता है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा। एनीवन बिफोर आई राइट ऑन द बोर्ड, किसी को भी डीएनए का फुल फॉर्म पता है, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं आपके डीएनए के फर्दर स्ट्रक्चर्स की। तो डीएनए एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये। यस वेरी नाइस नवजोत एंड लोकेश, दो बच्चों ने आंसर कर दिया, गुड। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये किससे बना होता है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 यूनिट्स that are your deoxyribonucleotides। ये deoxyribonucleotides नाम की ये होता है एक सिंगल मोनोमर। ये क्या है, एक यूनिट यानी एक मोनोमर, ठीक है। और इसी तरह अब मान लो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ एक सर्कल से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाती हैं, एक बड़ा सा पॉलीमर। क्या बनाती है, एक पॉलीमर, जहाँ पे इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट्स आ गई। पॉली मीन्स मैनी, है ना, क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। यस बेटा न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, पर यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना वो एक्चुअली में डीऑक्सीराइबोज वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। यस हम इसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड्स लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राइट। बट ये एक्चुअली जो यहाँ पे डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड यूज होता है वो आपका डीऑक्सीराइबोज वाला होता है, वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे, ठीक है। अभी जो डीएनए का बच्चे लेंथ होता है ना, दिस लेंथ ऑफ डीएनए
जो भी डीएनए का लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देयर। जितना वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, इनको हम बेस पेयर भी कहते हैं। जितना यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है या बेस पेयर है, दैट ओनली मेक्स द लेंथ ऑफ द डीएनए। यानी जितनी वहां पे ये न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर होगा, उतना ही डीएनए का क्या होने वाला है, लेंथ होने वाला है। ठीक है, अब एक बार फटाफट से एनसीईआरटी पे आ जाइए। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स देखो, हमारे जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं वहां पे कौन से दो तरह के जेनेटिक मटेरियल हमको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इट इज योर डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं विच आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम्स। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा जी? These are found in the living systems। ठीक है, तो लिविंग बॉडीज के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, बट ये मीटर में है, हमको मीटर में नहीं बताना। आई एम सेइंग द लेंथ ऑफ द डीएनए इज बेसिकली द नंबर ऑफ, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द बेस पेयर देयर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, कितना होता है। नाउ डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। और आरएनए कहाँ होता है? चलो जल्दी से बता दो, हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। क्लास 11th में पढ़ा है ना, आरएनए किसका मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है? वायरसेस का। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। डीएनए आपका ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा हमको मोस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और आरएनए हमको किसका मिलता है? इट आल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर इन वायरसेस। एंड अगर बात करते हैं हमारे सेल के अंदर, आरएनए हमारे सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर बच्चे वो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करेगा, बल्कि वहां वो मैसेंजर का या अडेप्टर का इस तरीके के काम करता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए, हर तरह के आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अभी हम इन सारी तरह के आरएनए के बारे में आगे बात करेंगे। मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर, समझ गए? आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। तो ये मैं बता दिया कि बेटा अडेप्टर की तरह काम करता है। अडेप्टर की तरह काम करने वाला जो हमारा आरएनए होता है वो कौन सा है? दैट इज टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे स्ट्रक्चरल भी हो सकता है एंड कैटालिटिक भी हो सकता है। तो इट कुड बी योर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है? कैटालिटिक कौन सा होता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीन तरह के आरएनए हमको हमारे सेल में देखने को मिलते हैं। बट क्या बात बोली गई है? ये आरएनए वहां पे जेनेटिक मटेरियल की तरह तो काम नहीं कर रहे। ठीक है, so you have in class 11th you have learned the structures of the nucleotides and the way these monomers are linked। तो यस, आप लोग पढ़ के आए हैं कौन सा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, वहां पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सबने देखा था। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में? डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी होती है, डीएनए का मॉडल देखेंगे, डबल हेलिक्स मॉडल विच इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रेक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ पे रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है। देन पूरा सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंड देन फाइनली योर प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है,
एंड देन उसके बाद हम जीन रेगुलेशन भी देखेंगे, जिसका एक कॉमन एग्जांपल यहाँ दिया है, दैट इज लैक ओपेरॉन। तो ये सारी चीजें बेटा हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अंडरस्टूड, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, समझे थोड़ा थोड़ा। अभी आ जाते वापस से डीएनए के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी कुछ बता चुकी हूँ डीएनए के बारे में, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अभी आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है एंड व्हाई इट वी आर नॉट सिंपली कॉलिंग इट एज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी ये भी मैं बताऊंगी आपको। देखो हमारा ये डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है जो कि छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। नाउ बच्चे, द लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिफाइंड एज, लेंथ क्या है वहां पे, जितनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, वही क्या है डीएनए का लेंथ है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज ऑल्सो द बेस पेयर हियर। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से मतलब है कि कितना नंबर ऑफ बेस पेयर है यहाँ, फाइन। दिस ऑल्सो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो एग्जाम्पल देख लो, उसको छोड़ो, एग्जाम्पल देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, या जहाँ पे भी नोट्स लिख रहे हो फटाफट से इसको नोट कर लो। ये इन पे बहुत बार एमसीक्यू आया है, आपको ये नंबर याद करने होंगे एज इट इज। सबसे पहला बैक्टीरियोफ आ जाता है 5174, जिसका न्यूक्लियोटाइड नंबर होता है 5386, यानी 5386 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ प्रेजेंट है। तो इसका लेंथ भी कितना हो गया, 5386 बेस पेयर्स। समझ गए क्या है ये बैक्टीरियोफाज 5174। नेक्स्ट आता है बेटा, ये प्लीज इसको सारे एग्जांपल्स को नोट कर लो यहाँ पे, ई कोलाई, ह्यूमन, बैक्टीरियोफाज, लैम्डा एंड बैक्टीरियोफाज 5174, सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया बैक्टीरियोफाज लैम्डा, जिसमें कितना बेस पेयर है, 48502 बेस पेयर। बेटा इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो याद कर लो कि अगर नीट में आया तो देखते ही आंसर पहचान में आ जाए, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर बेटा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है, ठीक है। ई कोलाई यानी और एस्चेरिचिया कोलाई, हाउ मच इज द बेस पेयर, दैट इज 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर हमारा यहाँ पे क्या होता है, ई कोलाई के अंदर डीएनए का कंटेंट होता है। अब बात करते हैं लास्टली ह्यूमंस की। बेटू ह्यूमंस को ना थोड़ा ध्यान से देखना, वाई, क्योंकि ह्यूमंस में दिया है हैप्लॉइड कंटेंट, यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि ये क्या है, हैप्लॉइड कंटेंट है ऑफ ह्यूमन डीएनए। कितना है, 3.3 इंटू 10⁹ कितना है, 3.3 इंटू 10⁹ बेटा अब देखो हैप्लॉइड कंटेंट है ना, हाँ हैप्लॉइड कंटेंट है बच्चे, तो हैप्लॉइड का मतलब तो ये हुआ ना कि इट इज ओनली द n नंबर ऑफ योर डीएनए, ये आपका सिर्फ n वाला डेटा है। अगर मैं बोलूँ टोटल कितना होता है एक सोमैटिक सेल में, एक सोमैटिक सेल है अगर नॉर्मल ह्यूमन का, तो उसमें आपका डीएनए कंटेंट 2n ही होता है ना, हैप्लॉइड तो नहीं होता, हैप्लॉइड तो गैमीट्स में होता है ना। तो ह्यूमन के सेल का डीएनए कंटेंट कितना हो गया, ये 2 से हम ये n वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.3 इंटू 10⁹ दिया था, ठीक है, कितना हो गया, दैट बिकम्स 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। यानी ह्यूमन के सोमैटिक सेल में कितना डीएनए होता है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना सभी, ओके। आया सबको समझ में, यस। चले आगे, चलिए
अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर पे। चलो लेट्स कम बैक टू आवर पीपीटी और फिर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, पहले तो हमको क्या समझना होगा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, है ना। पहले तो मोनोमर समझ लेते हैं, तभी तो हम उसके बाद में हमारे पॉलीमर तक जाएंगे। तो मोनोमर क्या है भाई, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट। यहाँ क्या है डीएनए की, डीएनए का मोनोमर की बात हो रही है। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए, डीएनए का मोनोमर बता दो भाई, अभी बताया, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड के होते हैं बच्चा 3 कंपोनेंट्स। क्या होते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स? सबसे पहला होता है यहाँ पे एक राइबोज शुगर। राइबोज शुगर बेटा 5 कार्बन की बनी हुई शुगर होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे। राइबोज शुगर 5 कार्बन से बनी हुई शुगर होती है। न्यूक्लियोटाइड के बाद आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट, सॉरी राइबोज के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा वी हैव अ बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, वी हैव अ नाइट्रोजन बेस। अभी ये नाइट्रोजन बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस बेसिकली क्या होता है, जहाँ दिस इज ऑफ 4 टाइप्स इन डीएनए। ये डीएनए में 4 तरह का होता है नाइट्रोजन बेस, ए टी सी जी। 4 तरह के नाइट्रोजन बेसेस हमारे डीएनए में मिलते हैं। ए क्या है यहाँ पे, एडिनाइन। टी क्या है बेटा, थाइमीन। सी इज साइटोसिन एंड जी इज गुआनिन। ठीक है, ये 4 तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। लास्टली हमारे पास क्या है, एकदम लास्ट में क्या आ जाता है, वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप हियर। क्या आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज PO3 माइनस। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप क्या है, PO3 माइनस, राइट। एक और चीज स्टूडेंट्स, जो डीएनए के अंदर नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी इन द सेंस, जो डीएनए के ऊपर, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ना, आप लोग जानते हैं ना, सुना है बहुत बारी, वो नेगेटिव चार्ज इसी, ये जो 2 माइनस होता है ना, इसी की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, दिस फॉस्फेट ग्रुप इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द नेगेटिव चार्ज टू द डीएनए। चलिए आप बनाते बेटा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गई हमारी 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर। ठीक है, ये सी है, दिस इज, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, दिस इज कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और बेटा यहाँ इस तरह से ऊपर की तरफ बॉन्ड रहता है, दिस इज योर 5th कार्बन। ठीक है, क्लियर, दिस इज योर 5th कार्बन। बच्चे यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कार्बन होता है, इसके साथ में अटैच होता है हमारी नाइट्रोजन का बेस। क्या अटैच होता है, हमारे नाइट्रोजन का बेस अटैच होता है। ठीक है, क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन का बेस होता है, यस, एसिडिक होता है इन नेचर। ये नाइट्रोजन बेस अभी हमारे पास एडिनाइन भी हो सकता है, थाइमीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा अगर तो हमारा यहाँ पे क्या है, थाइमीन है मान लो, है ना, थाइमीन है, तो हमारा अगर थाइमीन नाइट्रोजन बेस है तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड विल बी नोन एज थाइमिडीन। ठीक है,
अगर यहाँ पे ये एडिनाइन है तो इट बिकम्स एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है, जो भी नाइट्रोजन बेस यहाँ प्रेजेंट होता है, द नेम ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो चेंजेस। सो बेसिकली दिस डिटरमाइंस कि ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड होने वाला है। समझ गए? इतनी बात सबको समझ में आई? चलिए अब इधर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे हमारा होता है O ग्रुप। हियर वी हैव O ग्रुप, एब्सेंट है। यहाँ पर O ग्रुप थर्ड पोजीशन पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। एंड इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है, हियर O ग्रुप इज एब्सेंट एट थर्ड कार्बन। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसी शुगर है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ऐसी शुगर जिसमें एक ऑक्सीजन यहाँ पर एब्सेंट होती है, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट एंड ये वाली जगह खाली होती है। दैट इज व्हाई ये क्या बना सकती है, बॉन्ड बना सकती है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ गए? ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर हुआ भाई? यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिफ्थ वाले पोजीशन पे कोई जवाब क्यों नहीं देता? आप लोग ऐसे बिल्कुल शांत होके बैठ चुके हैं। फिफ्थ कार्बन पे क्या होता है, फिफ्थ कार्बन पे हमारा अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बेटा। फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच होता है, दिस फॉस्फेट ग्रुप। समझ गए? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सबको समझ में आया, हाँ कि नहीं? एवरीबडी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू टर्म्स। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। Don't get confused between the two terms. What is the difference between the two? न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास में राइबोज शुगर भी है और नाइट्रोजन बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव फॉस्फेट ग्रुप हियर। लेकिन अगर बात करते हैं हम न्यूक्लियोसाइड की, तो वी ओनली हैव राइबोज शुगर एंड योर नाइट्रोजन बेस। बस ये दो चीजें यहाँ पे हैं, राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। क्लियर? दिस वुड बी नोन एज न्यूक्लियोसाइड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन nucleotide and nucleoside. Let's come to the NCERT. देखो वैसे तो मैंने आपको ये बता दी ये चीज, न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। अंडरलाइन करना है तो कर लो अपनी एनसीईआरटी में। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और साथ में क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, बेसिकली ये आपने वैसे तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 11th में, बट मैं फिर से बता देती हूँ। तो हमारे पास जो ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ना बच्चे, ये 2 तरह के होते हैं। We have
प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स क्या होते हैं हमारे पास? प्यूरीन्स होते हैं और पायरिमिडीन्स होते हैं। बेटा जो प्यूरीन्स होते हैं उसके अंदर हमारे दो नाइट्रोजन बेस आते हैं, एक है एडिनाइन और एक है गुआनिन। ठीक है, और यहां पे आते हैं हमारे पास में वी हैव यूरासिल। अभी आप बोलोगे मैम यूरासिल तो आपने बताया ही नहीं था, ये क्या है? अभी बता रही हूं। इसके अलावा थायमीन एंड साइटोसिन। देखो बेटा डीएनए के अंदर हमारे पास में एडिनाइन होता है, गुआनिन होता है और थायमीन होता है, साइटोसिन होता है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा थायमीन है दिस विल बी फाउंड इन आवर डीएनए। थायमीन हमारा डीएनए में हमको देखने को मिलेगा। यूरासिल की अगर हम बात करें ये हमें मिलता है हमारे आरएनए के अंदर, और साइटोसिन दोनों में मिलेगा। साइटोसिन डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। ठीक है, सेम एडिनाइन एंड गुआनिन विल बी आल्सो प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए बोथ। क्लियर? अब देखो अगर कोई बच्चा नहीं याद कर पाता कि इसको कैसे याद करे भाई, कौन से इसमें प्योरीन्स है, कौन से पिरिमिडीन्स है, अगर इन केस आपको ये याद नहीं रहता तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगा। यू कैन रिमेंबर इट एज अमूल प्योर घी। बेटा अमूल एक ब्रांड है ना, मैं कोई यहाँ ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही, बस ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। कैसे याद कर सकते हो इसको? अमूल का ए हो गया एडिनाइन, प्योर से हो गया प्योरीन, जी से हो गया गुआनिन। तो अगर आपको ये याद रह गया कि प्योरीन हमारे कौन से हैं, सिर्फ एडिनाइन और गुआनिन है, तो इसका मतलब बाकी के तीन क्या हो गए? पायरिमिडीन। ठीक है, इजी रहेगा याद रखना, है ना, कभी नहीं भूलोगे। यस और नो? ठीक है ठीक है बच्चे, आया समझ? ऑल राइट। अब देखो यही जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये मिलके क्या करते हैं, ये बनाते हैं हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप मेरे साथ देखना स्टूडेंट्स, मैं क्या बना रही हूँ? डीएनए का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक राइबोस, राइट, बहुत समय लगेगा इसको बनाने में वैसे। ये हमारी यहाँ नाइट्रोजन बेस हो गई। ठीक है, और आप बस ये देखते रहना कि मैं कौन से कोड्स यूज कर रही हूँ। ये हो गया हमारा फॉस्फेट, वाइट फॉर नाइट्रोजन बेस एंड ब्लू फॉर फॉस्फेट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इसका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ओके बेटा white is for nitrogen base and blue is for your this what do we say, blue है हमारा फॉस्फेट ग्रुप के लिए। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ब्लू इज फॉर PO3 2 माइनस एंड वाइट इज फॉर नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या दिखाया, मैंने दिखाया कि दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ये हमारी क्या है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, है ना, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। इस तरह से ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं
तभी क्या बनाती हैं, एक लॉन्ग पॉलीमर, है ना, तभी क्या बनेगा, एक पॉलीमर। बेटा कनेक्ट करने के लिए इनका क्या होता है, बीच में बॉन्ड होता है। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्टेड कैसे होती हैं, दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, कैसे कनेक्टेड होती है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर के बीच में इस तरह से क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड बनता है। ये एक क्या है, एस्टर बॉन्ड है, और ये भी क्या है, एस्टर बॉन्ड है। तो इस तरह से हमारे पास में दो एस्टर बॉन्ड आ जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डायएस्टर बॉन्ड। तो ये क्या होता है, दिस इज अ डायएस्टर बॉन्ड। इतनी बात क्लियर हुई। दो शुगर्स के बीच में क्या बन गया, डायएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब बेटा एक चीज और ध्यान से देखना, प्लीज जस्ट हैव अ लुक केयरफुली। इस वाली साइड पे इसका कौन सा कार्बन खाली है जहां से बॉन्ड नहीं बन रहा, हाँ जी, फर्स्ट वाले का कौन सा कार्बन खाली है, विच कार्बन इज एम्प्टी हियर। बेटा ये वाला कार्बन यहाँ खाली है ना, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज योर फिफ्थ कार्बन, यानी कि ये फिफ्थ प्राइम है, फिफ्थ कार्बन इसका एम्प्टी है। जिसका जो भी कार्बन नंबर एम्प्टी होता है हम उसके आगे डैश लगा देते हैं और इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड। प्रोनाउंस कैसे करते हैं, 5 प्राइम एंड। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो पांचवा कार्बन है ये वाला, ये खाली है ना, इट इज नॉट फॉर्मिंग बॉन्ड विद योर अदर राइबोज शुगर। और यहाँ पे ये वाला कार्बन खाली है, ये कौन सा है, ये तीसरा है ना, तो दिस विल बिकम योर 3 प्राइम एंड। ये क्या हो गया, 3 प्राइम एंड, यानी कि दिस हियर यू हैव थर्ड कार्बन एम्प्टी, यहाँ पे आपका तीसरा कार्बन एम्प्टी है, समझे। अब बच्चे वापस से इसको अब क्या करना है, हमको ना इन दोनों नाइट्रोजन बेसेस के बीच में बॉन्ड बनाना है। हमको इन दोनों नाइट्रोजन बेसेस के बीच में क्या बनाना है, बॉन्ड बनाने होते हैं। ये नाइट्रोजन बेसेस बॉन्ड बना के इस तरह के 2 स्ट्रैंड डीएनए का बनता है। दिस इज 1 डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए का बेटा एक स्ट्रैंड हो गया। और डीएनए हमेशा कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, तो हमको इसी तरह का एक और स्ट्रैंड भी चाहिए होगा। तो देखो अगर मैं सेम ऐसे ही बनाती हूँ तो क्या होगा ना, ये नाइट्रोजन बेस इस तरफ चला जाएगा और ये आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस नाइट्रोजन बेस को इधर लाना पड़ेगा। उसके लिए ये बेचारे राइबोस को घूम जाना पड़ता है। क्या होता है, राइबोस को घूमना पड़ता है बेटा, ठीक है। घूमना इन द सेंस कहीं घूमने वैसे नहीं जा रहा, बट इसको उल्टा हो जाना है। अभी राइबोस यहाँ कैसे हो गए, उल्टी डायरेक्शन में बना रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, बट कोई बात नहीं, ठीक है, समझ जाओगे सारी चीजें आप। अभी राइबोस क्या हो गया, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो क्या बढ़िया से बॉन्ड बनता है बेटा। अब आप समझ रहे हो ना। अब नाउ दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस बिकम्स फिफ्थ। सबकी नंबरिंग ऐसे ही होगी, यानी फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस, ये हमारा नाइट्रोजन बेस, ये हमारा नाइट्रोजन बेस, ये हमारा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारा इधर वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। भाई इसने अपनी बॉन्डिंग कर ली इसके साथ, इसने अपनी बॉन्डिंग कर ली इसके साथ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, विच एंड इज एम्प्टी हियर, इधर वाले पे हमारा अब फिफ्थ कार्बन क्या है, खाली है, सो दिस बिकम्स 5 प्राइम एंड। और इधर हमारा ये तीसरा वाला है ना, 1 2 3, ये तीसरा कार्बन है, यानी दिस कार्बन इज एम्प्टी, सो दिस बिकम्स 3 प्राइम एंड। क्लियर। अब बेटा आ जाओ, चलो इन नाइट्रोजन बेसेस के बीच में अब बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ऐसे इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं।
समझे आप? समझ गए? दिस इज हाउ टू डीएनए स्ट्रैंड्स, दिस इज वन डीएनए स्ट्रैंड एंड दिस इज अनदर डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड। ये दो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं और एकदम कैसे होते हैं? पैरेलल। पर पैरेलल एज सच पैरेलल नहीं है, इनकी पोलैरिटी डिफरेंट है। यहां इसका अगर 5 प्राइम एंड है तो यहाँ 3 है, यानी ये वाली स्ट्रैंड जो है इसके ऑपोजिट है, या वाइस वर्सा कुछ भी कह लो। तो इस तरह के स्ट्रैंड्स कहलाते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। सो वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जहां पर हमारे पास में वी हैव दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जहां पे हमारे पास में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स इस तरह रहते हैं। आया समझ? बेटा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये एक्सप्लेन करने की। अगर आपको कुछ भी यहाँ डाउट आया है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ जी, आया समझ में? कहीं पे दिक्कत हुई है तो प्लीज़ मुझे बता दो। बोलो भाई, रुकूं आपके लिए या फिर आगे बढ़ा जाए? अब देखो इसी में एक और चीज देख लो, मैंने बहुत हौच-पौच मचा दिया है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से एम्प्टी करने की कोशिश करती हूँ। बेटा ये बेसिकली जो डायस्टर बॉन्ड है, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो हियर, इसको हम फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड। लिख लेना इसको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट्स अ फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चा, हो क्या रहा है ना कि हमारी ये एक, आपने देखा लैडर, लैडर देखिए आपने, लैडर जो लकड़ी की लैडर होती थी पहले, अब तो बहुत कम लोग यूज करते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन, ऐसे होती है ना लैडर, होती है ना ऐसी लैडर। तो बेटा ये डीएनए का स्ट्रैंड भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, जहां पे एक तरफ पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरी तरफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और बीच में ये जो बॉन्ड होता है ये किसके बीच में होता है? हमारे नाइट्रोजन बेस के बीच में। सेंटर में हमारे पास नाइट्रोजन बेस होते हैं, और जो एक्चुअल में यहाँ पे ये डंडे का, यानी जो मेन फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, वो मेन फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? दिस मेन फ्रेमवर्क, ये वाला डंडा, इसको हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ योर डीएनए। इसको क्या बोलेंगे? बैकबोन ऑफ द डीएनए। ये बैकबोन कौन बना रहा है? राइबोज एंड फॉस्फेट। ठीक है, राइबोज शुगर और फॉस्फेट मिलके डीएनए का बैकबोन बनाता है, और बीच में बॉन्डिंग कौन फॉर्म करता है? दैट इज नाइट्रोजन का बेस। क्लियर? आया सबको समझ? सो दिस बैकबोन इज योर फॉस्फेट्स, फॉस्फेट का ग्रुप एंड योर राइबोज शुगर। ठीक है, अब इसमें कुछ रह नहीं गया और कुछ समझने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं, नाउ आई विल शो यू अ डायग्राम हियर।
आ जाओ, देखो, हैव अ लुक। देखो इस तरह कुछ हमारा डीएनए ये नजर आता है। अब ध्यान से देखना, डीएनए की जो बैकबोन है वो कौन बना रहा है? इट इज दी राइबोज शुगर। ये येलो वाले क्या है बच्चे? सारे राइबोज के शुगर्स हैं, और इनके बीच में आपके ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स हैं जो कि आपके 5th कार्बन पे अटैच्ड हैं ऑन दिस एंड। जैसे कि मैंने बताया बेटा, ये 5वां कार्बन यहाँ खाली है ना, इसके साथ कोई और शुगर नहीं बॉन्ड हो रहा, तो दिस विल बी नोन एज 5 प्राइम एंड, ठीक है। एंड सिमिलरली अब हम यहाँ पे हमने पोजीशन ऑफ योर राइबोज शुगर उल्टी कर दी है, एंड दिस इज हाउ इट इज फॉर्मिंग योर 3 प्राइम एंड हियर। अब देखो नाइट्रोजन बेसिस, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा नाइट्रोजन बेस को टेढ़ा करके दिखाया है, जस्ट टू शो दैट इस तरह से सीधे सीधे ये बॉन्ड्स बनाते हैं। ये आपका इधर का एडिनाइन ग्रुप है और ये इस वाले स्ट्रैंड का थाइमीन है, ठीक है। तो डीएनए के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज फिक्स्ड बिटवीन योर 1 प्योरीन एंड 1 पायरिमिडीन। एक प्योरीन के साथ हमेशा दूसरा पायरिमिडीन आता है और वो भी फिक्स है। क्या? एडिनाइन के साथ हमेशा थाइमीन होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, थाइमीन के साथ हमेशा एडिनाइन होगा। सिमिलरली साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन होगा और ग्वानिन के साथ हमेशा क्या होगा? साइटोसिन, ठीक है। आरएनए के केस में बस क्या हो जाता है कि भाई थाइमीन की जगह हमारा यूरासिल हो जाता है। तो आरएनए के केस अगर होगा तो एडिनाइन के साथ में यूरासिल फॉर्म होगा, ठीक है बेटा। देख लो अच्छे से, डायग्राम समझ में आ रहा है? इस तरह से ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी फॉर्म करते हैं। ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह नजर आता है। ये राइबोज शुगर है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ घुमाने की कोशिश करूँ, ये देखो, ये ऐसे ये आपका स्ट्रेट बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं बेटा। यहाँ पे ये जो आपके ये स्ट्रेट वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं बिटवीन योर नाइट्रोजन बेसिस, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली एक तरह से आपके डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे कॉइन स्टैक्ड होते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से स्टैकिंग होती है ये, है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे स्टैकिंग है, जिससे इस डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है भाई? स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। डन? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ में आ रहा है? यस और नो? इस तरह से फॉस्फेट जुड़ा है 3rd कार्बन पे, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब वापस से या एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। सो देखो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है सेम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये एक न्यूक्लियोटाइड, एक स्ट्रैंड दिखा रखा है जहाँ पे दिस इज द राइबोज शुगर, बीच में फॉस्फेट है एंड उसके साथ आपका नाइट्रोजन का बेस अटैच है, ठीक है। अगर यही सेम चीज क्या हो जाती है? अगर यही सेम चीज आपकी 2 स्ट्रैंड्स आ जाएंगे तो इस तरह से आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब नाउ लेट्स कम टू दी डीएनए double helix model which was given by DNA double helix model which was given by Watson and Nicholson, ठीक है। देखो हमारे पास में डिफ्रैक्शन डेटा आया था, ठीक है। डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पे देयर वाज दिस साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट, कौन कौन से? That is your Watson and Crick. Did I said Singer and Nicholson? Sorry, my bad. Okay, Watson and Crick's double helix model of DNA. क्या दिया गया? डबल हेलिकल मॉडल या हेलिक्स बोलते हैं वैसे तो, हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, ऑफ डीएनए। किसने दिया ये? इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। किसने दिया बेटा जी? ये वॉटसन और क्रिक ने दिया है, ठीक है। इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, राइट। क्या बताया इन लोगों ने? कई सारी चीजें बताई थी डीएनए के बारे में।
सबसे पहले तो बच्चे उन्होंने बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 strands which are anti parallel to each other। ठीक है, यहाँ पे एक जगह 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम। ठीक है, ये क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होने वाले हैं। मेड अप ऑफ 2 strands which are anti parallel in nature। ठीक है, कैसे थे, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स थे। नेक्स्ट बच्चे, ये वो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जिनकी बैकबोन किससे बनी है, बैकबोन किससे बनी है, फॉस्फेट एंड शुगर्स। ठीक है, बैकबोन किससे बनी है, फॉस्फेट्स और शुगर्स से। बीच में क्या होती है स्टूडेंट्स, बेस पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस जो कि क्या है, फिक्स्ड है प्योरीन के साथ में पायरिमिडीन। बेटा इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में ए के साथ हमेशा टी की बॉन्डिंग होती है, सी के साथ हमेशा जी की होती है। ऑल्सो ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, दैट इज फिक्स्ड, एंड सी और जी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसा डीएनए, इसको नोट कर लो कहीं पे, ऐसा डीएनए जहाँ पे सीजी का आपका परसेंटेज ज़्यादा है, सीजी वाले बेसिस अगर ज़्यादा हैं तो ऐसा डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, और ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में स्टूडेंट्स, दीज आर योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। राइट, क्लियर हो गई इतनी बात। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है इसमें एक जो कॉइलिंग है, आप ध्यान से देखना, देखो मैं ना क्या बनाऊंगी यहाँ पे, एक एस शेप का स्ट्रक्चर, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब आपको समझ में आएंगी चीजें। देखो बच्चे क्या किया ना मैंने, यहाँ पे एक पूरा जो कंप्लीट लूप होता है यहां से लेके यहां तक का, आप ऐसे समझो एक पूरा एस शेप का स्ट्रक्चर, चाहे इन्वर्टेड हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी बना लो, पर जहां ये पूरा एक एस शेप का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा जितना भी ये स्ट्रक्चर होगा, इस पूरे लेंथ ऑफ डीएनए को हम बोलेंगे पिच ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, पिच ऑफ डीएनए, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। क्या लेंथ होती है इसकी, 3.4 नैनोमीटर। और बेटा इस पूरे पिच के अंदर हमारे पास टोटल में देखा जाए तो 10 बेस पेयर होते हैं। कितने, 10 बेस पेयर होते हैं। यानी कि अगर मुझे ये निकालना हो कि दो बेस पेयर के बीच में कितना डिफरेंस होगा, मतलब उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हाँ, तो इज इट इजी टू कैलकुलेट, समझ रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कैसे निकाल सकते हैं हम, हमारे पास डेटा है। तो देखो 3.4 नैनोमीटर का हमारे पास पिच है, उसके अंदर टोटल कितने 10 बेस पेयर हैं, तो हेंस 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना आ गया, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर वुड बी दी
डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आ गया 0.34 नैनोमीटर। डन बच्चे? यस। तो यही सारे बातें हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने कही थी, और ये भी बोला था बेटा कि देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी of your DNA, that is the presence of your hydrogen bonds, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, ठीक है, स्टैकिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, इन दोनों की ही वजह से हमारा डीएनए क्या होता है, स्टेबल, डीएनए की स्टेबिलिटी मिलती है। क्लियर? So these were the features of your double helical structure of DNA. It's important, यहाँ से बहुत बार सवाल आ जाते हैं। All right, so मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ है। I think we have done enough for today। क्या टाइम हो गया? ठीक है। हमारे पास में अब इसके बाद रह जाएगी पैकेजिंग, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। एक बार इतने मीनवाइल आप लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो फटाफट से। सो या सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और किसने दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। चलिए, तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ये बना होता है, वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट। बैकबोन किससे बनी होती है, शुगर से और फॉस्फेट से, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, यहाँ पे 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी पोलैरिटी एक की अगर 5 to 3 होगी तो दूसरे की 3 to 5 होगी, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, इनके बीच में these are paired with the help of hydrogen bonds between the base pairs. Adenine forms 2 hydrogen bonds with your thymine. Adenine हमेशा thymine के साथ ही पेयरिंग करता है और हमेशा 2 ही bonds फॉर्म होते हैं। And similarly guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bonds. guanine हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाता है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्योरीन कम्स ऑपोजिट टू दी पायरिमिडीन, तो हमेशा एक पायरिमिडीन के ऑपोजिट में एक प्योरीन ही आएगा, जिससे एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन होता है इन योर डीएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, द 2 चेन्स आर कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये वाला पॉइंट मैंने शायद मिस कर दिया। तो क्या होता है, ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इस तरह से राइट हैंडेड, ये इधर राइट घूम रहा है ना, तो राइट की तरफ कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है दैट इज कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है पिच ऑफ द हेलिक्स, मैं आपको बता चुकी हूँ पिच क्या होती है। तो पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, जिससे हमारा यहाँ पे कंसेक्यूटिवली डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना बन जाता है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। 2 बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस कितना बन जाता है, 0.34 नैनोमीटर। द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर, यहाँ पे एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर इस तरह एक के ऊपर स्टैकिंग होती है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी यहाँ होते हैं। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से, है ना, द प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो एक तो हो गया स्टैकिंग, दूसरा है दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एडिशनली वहां पे क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से इट कॉन्फर्स द स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या देता है, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है,
हो गया भाई, डन जी। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। क्या डिफरेंस होता है प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर्स में, कोई बता सकता है? यू हैव स्टडीड इन योर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर इन क्लास 11th। हाँ बोलो। सो प्योरीन्स में बेसिकली यू हैव 2 रिंग्स एंड इन pyrimidines यू हैव ओनली 1 रिंग। ठीक है, दैट्स द मेजर डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आ गया बेटा सेंट्रल डोगमा। तो चलो ये भी बता देती हूँ। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने एक सेंट्रल डोगमा नाम की प्रोपोजिशन दी थी। फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रपोज किया था? सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके बेसिस पे हम सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अब पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा बेटा ये कहता है इनिशियली हमारे सेल्स में जो डीएनए होता है ना, इनिशियली हमारे सेल्स में जितना भी डीएनए होता है, उस डीएनए से सबसे पहले हमारा बनता है क्या? आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? डीएनए से बनता है क्या बच्चे? डीएनए से बनता है आरएनए। सारी इंफॉर्मेशन तो इस डीएनए में ही है, तो जेनेटिक मटेरियल तो यही है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। इसका फुल फॉर्म ही मैसेंजर आरएनए है। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए बनने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इसी एमआरएनए से क्या बनेगा हमारा? बाद में जाके प्रोटीन बनेगा। इसी एमआरएनए से बाद में जाके क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और अगर मान लो हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे बेटा उनको वापस से डीएनए भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना। अगर हमारे डिप्लॉयड सेल हैं, उनके अंदर माइटोसिस हो रही है, डिवाइड करते हैं, तो उनका नंबर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो वो नंबर मेंटेन करने के लिए एक और प्रोसेस चलता है, दैट इज रेप्लिकेशन। ये आप लोग सेल साइकिल में पढ़ के आए होंगे क्लास 11th में, है ना। तो क्लास 11th में आपने सेल साइकिल पढ़ी है ना बच्चे, कि जब सेल डिवाइड करता है तो हमारा एस फेज के अंदर एक प्रोसेस चलता है डीएनए सिंथेसिस का। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट योर रेप्लिकेशन। ठीक है, उसी डीएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। उससे पहले हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए और आरएनए वर्ल्ड करेंगे, फिर वी विल बी मूविंग टू दिस रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, हो जाएगा ख़त्म। थोड़ा सा आपको नई चीज़ लगेगी, थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी समझने में, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैम ने आज, पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर फाउंड इन दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बैकबोन में? बैकबोन में क्या होता है? ऊपर ही मुझे आंसर दिख गया, इट इज शुगर्स एंड फॉस्फेट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, शुगर्स एंड फॉस्फेट्स। Next question, what type of bond connects the sugar of one nucleotide to the phosphate of the next nucleotide? कौन सा बॉन्ड बताया था दो शुगर्स के बीच में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बेटा आगे की क्लासेस भी रेगुलरली अटेंड करना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ऐसे पढ़ा दूंगी ना, जेनेटिक्स मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब आई एम वेरी गुड इन जेनेटिक्स। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे एक एक चीज़ समझा दूंगी कि कहीं नहीं फंसोगे क्वेश्चंस में। ठीक है,
हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आपका रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, लैक ओपेरॉन हो गया, कुछ भी आएगा, इवन बायोटेक भी, ठीक है, बायोटेक शायद मैं नहीं ले रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, वाईटी पे पढ़ा देंगे और आपका मतलब यू विल लव स्टडिंग हियर इन माय क्लासेस, प्रोवाइडेड कि आप डेली साथ में भी पढ़ो, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। शायद मेरा चेहरा अभी नया नज़र आ रहा होगा कि ये मैम कौन है, भाई मैं बहुत साल से यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, बीच में कुछ ब्रेक आ गया था मेरा, उसकी वजह से आई वॉजंट द फेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट वापस से अभी मैंने स्टार्ट किया है, रैंक प्लस के साथ में भी 7 to 8 मंथ्स हो गया है, एंड यहाँ पे भी हमारे साथ जितने टीचर हैं कोई नया नहीं है, हम पुरानी कंपनी में भी बहुत सारे टीचर एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं। सो आप कहीं पे भी यूट्यूब पे जाके चेक भी करते हैं, आपको हमारे पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट वी आर टीचिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा के आए हुए हैं। तो ऐसा मत समझना कि रैंक प्लस में आके आपको क्वालिटी डाउन होगा, कोई क्वालिटी नहीं जा रहा, हम उन्हीं प्लेटफॉर्म से आए हैं जो आज बहुत नामी गिरामी हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी देखो, वी आर नॉट न्यू हेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। हाँ, in a DNA double helix the two strands are oriented in what manner relative to each other। DNA double helix के अंदर दो strands जो है these are oriented in what manner, किस manner में ये oriented होते हैं to each other, parallel होते हैं, anti parallel, perpendicular या oblique, these are anti parallel, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसेस इज नॉट फाउंड इन आरएनए, इनमें से कौन सा बेस आरएनए में नहीं होता, थायमीन नहीं होता है आरएनए में, है ना, थायमीन इज एब्सेंट इन आरएनए। इस तरह के क्वेश्चंस तो बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, यूं निकलने चाहिए, ये बहुत इजी लेवल है अभी क्वेश्चंस का, अभी मैं मुश्किल लेवल नहीं लाई हूँ, मेरा मकसद है पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, क्वेश्चंस तो मैं नेक्स्ट लेवल आपको नीट लेवल के कराऊंगी, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना एंड में भर भर के आपको PYQs, नेक्स्ट लेवल स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग सब कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। Which type of the bond forms between the nitrogenous bases of the two strands in a DNA double helix? तो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, हाइड्रोजन, ठीक है, इट वाज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया जी, करें क्लास को एंड आज, आप लोग भी अपना संडे एंजॉय कीजिए, हम लोग भी करते हैं, इट्स द लास्ट क्लास ऑफ माय डे टुडे ऑफ दिस वीक एंड आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। मंडे ऑल्दो हम लोगों का वर्किंग नहीं था, बट ट्यूसडे से सैटरडे में भी वी आर वेरी मच एग्जॉस्टेड नाउ, बट ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। जो भी आपको DS से दिया जाता है उसको ज़रूर टाइम पे करिए, और जो भी पढ़ाया गया उसको प्लीज़ रिवाइज करके आना, ताकि ट्यूसडे तक सब कुछ भूल ना जाओ, ठीक है। पता है ना हमारी क्लास ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होती है 7 to 8:30, ऑलराइट, चलिए बाय बाय।